भारतीय इतिहास में एक ऐसा दौर था जो सच कहूं तो सोने की तरह चमकता था। एक ऐसा समय जिसे हम आज भी स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज उसी गुप्त साम्राज्य की शानदार कहानी में गोता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर क्यों, ऐसी क्या खास बात थी इस दौर में जिसने इसे स्वर्ण युग का इतना बड़ा खिताब दिला दिया। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, किसी भी महान युग की कहानी उसके नायकों से शुरू होती है। तो क्यों का जवाब जानने से पहले हमें उन कौन से मिलना होगा, वो शक्तिशाली शासक जिन्होंने एक मजबूत नींव रखी जिस पर ये पूरा स्वर्ण युग खड़ा हुआ। ये टाइमलाइन हमें साम्राज्य के मुख्य किरदारों से मिलवाती है। श्रीगुप्त जिन्होंने इसकी शुरुआत की से लेकर स्कंदगुप्त तक जिन्होंने बाहरी हमलों से इसकी रक्षा की। हर एक शासक ने इस महान कहानी में एक नया और बहुत जरूरी अध्याय जोड़ा। हाँ, तो शुरुआत भले ही श्रीगुप्त ने की, लेकिन खेल को असल में बदला चंद्रगुप्त प्रथम ने। उन्होंने उपाधि ली महाराजाधिराज की, यानी राजाओं के भी राजा। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था कि गुप्त अब कोई छोटी मोटी ताकत नहीं, बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे सम्राट की जिनकी सैन्य प्रतिभा इतनी जबरदस्त थी कि इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह डाला। हम बात कर रहे हैं महान समुद्रगुप्त की। उनकी जीत की कहानियां आज भी हमें पत्थरों पर खुदी मिलती हैं। जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख बताता है कि कैसे उन्होंने उत्तर भारत के 9 राजाओं को हरा दिया था। ये उनकी फौजी ताकत का एक जीता जागता सबूत है। और उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ उत्तर भारत तक ही नहीं रुकी। उनका विजय रथ दक्षिण की ओर भी बढ़ा, जहां उन्होंने 12 और शासकों को हराया। सोचिए, उनका साम्राज्य लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैल चुका था। साम्राज्य अपने शिखर पर, अपने पीक पर पहुंचा चंद्रगुप्त द्वितीय के दौर में, जिन्हें हम सब विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। यह सैन्य जीत, सांस्कृतिक मेलजोल और ज्ञान के एक महाविस्फोट का समय था। उनका दरबार 9 रत्नों से सजा था, जो उस युग की बेमिसाल प्रतिभा का प्रतीक थे। लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बनता, उसे चलाने के लिए कुशल शासन भी चाहिए। तो आइए अब जरा उस प्रशासनीय मशीनरी को समझते हैं जिसने इस स्वर्ण युग को शक्ति दी। सोचिए, इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए इसे भुगती नाम के बड़े बड़े प्रांतों में बांटा गया था, और हर भुगती का एक मुखिया होता था जिसे उपरिक कहते थे। ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम था जिसने इतने विशाल क्षेत्र पर कुशल शासन को मुमकिन बनाया। ये पूरी व्यवस्था एक पिरामिड की तरह थी। सबसे ऊपर भुगती यानी प्रांत, उसके नीचे आते थे विषय यानी जिले, और सबसे जमीनी स्तर पर थी सबसे छोटी इकाई ग्राम यानी गांव। कितना सुव्यवस्थित ढांचा था। और हाँ, इस विशाल प्रशासनिक मशीन को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? तो इसका मुख्य स्रोत था भू राजस्व, जिसे भाग कहते थे। ये किसानों की उपज का छठा हिस्सा होता था। एक काफी न्यायपूर्ण व्यवस्था जिसने साम्राज्य को एक मजबूत आर्थिक आधार दिया। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, कुछ और कर भी थे, लेकिन भाग ही आमदनी का मुख्य जरिया था। तो देखिए, जब देश में शांति हो और खजाना भरा हो, तो कला, विज्ञान और साहित्य तो फलेंगे फूलेंगे ही। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जिसने इस युग को सच में स्वर्ण युग बनाया। ये दौर साहित्यिक प्रतिभा के एक विस्फोट का गवाह बना। कालिदास जैसे महान कवियों ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं की जो आज भी दुनिया भर में सराही जाती हैं। विशाखदत्त और शूद्रक जैसे लेखक भी इसी दौर की देन हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ साहित्य में ही कमाल हो रहा था, विज्ञान और गणित में तो जैसे क्रांति आ गई थी। आर्यभट्ट जैसे जीनियस ने दुनिया को शून्य का कॉन्सेप्ट दिया। सोचिए जरा, एक ऐसी खोज जिसने गणित का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। ये दौर भारत की धार्मिक वास्तुकला में भी एक बहुत बड़ा मोड़ था। यही वो समय था जब पहली बार पत्थरों और ईंटों से स्थायी मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, जिसने पूजा पाठ और भक्ति के तरीके को हमेशा के लिए एक नया रूप दिया। देवगढ़ का शानदार दशावतार मंदिर और कानपुर के पास भीतरगांव का अनोखा ईंटों का मंदिर इस नए वास्तुशिल्प के बेमिसाल उदाहरण हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि उस युग की कला और भक्ति के अमर स्मारक हैं। और ये हमें हमारे उसी शुरुआती सवाल पर वापस लाता है,
मजबूत नेतृत्व, स्थिर शासन और फिर उसके कारण ज्ञान विज्ञान का अभूतपूर्व विकास। इन्हीं सब वजहों ने मिलकर गुप्त काल को स्वर्ण युग का खिताब दिलाया। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमें प्रेरित करती है और सोचने पर मजबूर करती है।